जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूं। सर, सदर ट्रंप ने आज मोदी को तंबीह की है कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, और उसमें दूसरी जानब ये खबर आई है कि भारत ने बाकायदा दरख्वास्त की है अमेरिका से कि उनका टैरिफ कम किया जाए। अभी ट्रंप ने इस पर कोई रिस्पांस तो नहीं दिया, लेकिन क्या उन ट्रंप की कॉल पर क्या भारत जो है वो उनका जंगी जुनून मोदी का उतर जाएगा? क्या वो अब हमारे साथ जो है वो जंगी जुनून छोड़कर तजारत पर, मसला कश्मीर पर बातचीत करने पर आमादा होगा? और क्या भारत जो है वो सिंध मुआहदे पर जो उसने एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया था उस पर शर्मिंदा होगा? और आखिरी सवाल सर करूंगा कि क्या दहशत गर्दों की सहूलत कारी से भारत जो है वो बाज आ जाएगा? इस पर भी बातचीत करेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। सबसे पहले बाज आने की बात से शुरू करते हैं जी। टेररिज्म से बाज मुझे नहीं लगता कि इंडिया आसानी से आएगा। इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि जितनी उनको एम्बैरेसमेंट हुई है कन्वेंशनल वॉर में और इन द फील्ड, तो उसके लिए उनके पास जवाब जो है वो सिर्फ ये टेररिज्म ही है। हाँ, अलबत्ता जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, एक काउंटर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो अफ़गानिस्तान पे डिपेंड करेगा कि वो अभी उनको कितनी स्पेस देता है। इंडस वाटर ट्रीटी का पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। मेरे ख्याल में इंडस वाटर ट्रीटी को इलादा एक वन साइडेड एब्रोगेट करना जो है मुमकिन नहीं है। इसमें पार्टी जो है पाकिस्तान है, पार्टी एक इंडिया है, और इसके अलावा पार्टी जो है वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड की पावर्स हैं, और ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दुनिया के 30-35 ममालिक हैं जिनके साथ एक दूसरे के साथ अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन के मुआहदे हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना या हेल्ड इन अबेयंस करना लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल होगा। लास्ट पॉइंट ये कहूँगा कि उन्होंने कहा था एक बूंद पानी की नहीं आएगी, तो हम लोग जितने भी थे आपके साथ डिस्कशन होती थी यही कहते थे कि इतने पानी को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। रोकेंगे कैसे, यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? अगर रोकेंगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि अगर वो ये काम करते हैं तो उसमें काफ़ी साल लगेंगे। पानी को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? और अभी आपने देख ही लिया कि जब ये बहुत सारी बारिशें हुई तो वो तो संभाल ही नहीं पाए अपने आप को भी और ना पानी को। नेक्स्ट जो पॉइंट आपने फरमाया है जंग के बारे में, हाँ, जो टेररिज्म का मैंने बता दिया कि जी टेररिज्म तो वो करते रहेंगे जब तक बिल्कुल अफ़गानिस्तान जो है उसको समझ नहीं आ जाती और वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देता, फिर भी वो करते रहेंगे जब तक उनको उनकी हिम्मत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली बदला लेना है। जहाँ तक जंग का ताल्लुक़ है, क्या वो दोबारा जंग करेंगे कि नहीं, ये मेरे ख़्याल में पॉसिबिलिटी ज़रूर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कि एक तो आपने फरमाया कि जी मिस्टर ट्रंप ने कहा उनको कि वॉर नहीं करनी। नंबर 2 बात, इफ़ यू रिमेंबर, हमने बात की थी कि सऊदी अरेबिया के साथ जब आपका डिफेंस एग्रीमेंट हो गया हुआ है और एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ हम हैं, और एक दूसरे पे हमले के लिए दूसरे पे हमला तसव्वुर होगा, का मतलब है कि इंडिया अगर हमारे साथ जंग करेगा तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी जंग है। अभी आते हैं जो टैरिफ्स हैं और जो रशिया का ऑयल है और उन चीज़ों की तरफ जो आपने फरमाया। बात यह थी कि इंडिया की मजबूरी है, इंडिया अभी आइसोलेट हो चुका है। 25 साल 20 साल उन्होंने खूब इंजॉय किया एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उनको इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री सारी सपोर्ट्स मिलती रही हैं। अभी जब ट्रंप, आपको पता है वो ट्रंप साहब एक परफॉर्मर हैं, तो वो इंडिया के परफॉर्मेंस से वो नालां हुए, खुश नहीं हुए, तो दैट इज़ वाई ये सारी सुबकी हुई। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि मोदी साहब का जो इशू है वो ये है कि एम्बैरेसमेंट के बाद उनमें इतनी ग्रेस भी नहीं है कि वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकें कि मिस्टर ट्रंप ने उनकी हेल्प की है और या ये जंग बंद कराई है। और अभी जो आपने ऑयल की बात की कि ऑयल उन्होंने ट्रंप के साथ बात करने में कह दिया कि हम नहीं ख़रीदेंगे, ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में भी कह दिया, लेकिन मोदी साहब ने अपनी तरफ से बताया नहीं। ये क्यों हो रहा है, कैसे होगा? इंडिया की मजबूरियाँ 2 हैं। नंबर 1 कि इंटरनेशनली वो आइसोलेट हो रहा है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा था कि KSA का हमारा एग्रीमेंट हो गया हुआ है, तो इन सूरतों में एक तो जंग उनके लिए नामुमकिन है और दूसरा वो आइसोलेट हो गए हैं, इकोनॉमिकली उनको नुकसान हो रहा है। और सारी
तकालीफ जो हैं उनके हल के लिए वो अभी उन तरफों को भागे हैं जो वो दुश्मन कह रहे थे। नंबर 1, वो चाइना को अपना दुश्मन कहते थे, तो अभी वो चाइना भी गए, उनसे भी हाथ मिलाने की भी कोशिश की। अफ़गानिस्तान रजीम जो है तालिबान की, उसको वो टेररिस्ट कहते थे। तो एक तरफ से अफ़गान जो है वो कहते हैं जी कि हम इस्लामी रियासत हैं, और उधर से वो हिंदुओं बुत परस्तों के पास चले गए। और दूसरी तरफ से मोदी साहब जिन्होंने इनको अपनी तरफ से टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, उनके साथ हाथ में ला रहे हैं। तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि बिल्कुल ठीक है सर, यही मैं पॉइंट जो है वो चिश्ती साहब के सामने रखता हूँ। चिश्ती साहब, अभी जो जनरल साहब फरमा रहे थे कि भारत शायद जंगी जुनून से बाज ना आए, क्योंकि जो मोदी का जंगी जुनून है 2 वजह से है। एक तो जो बिहार में इलेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है कि बीजेपी हार रही है, हो सकता है उसमें उसको हजीमत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और उसका जो है वो बदला लेना चाह रहा हो, या अपनी आवाम को जो है बताना चाह रहा हो कि मैंने पाकिस्तान के साथ जो है वो हमला कर दिया। दूसरा, उनको जो मुंह तोड़ जवाब मिला था, उस हवाले से वो दोबारा जो है संदूर 2 की बात कर रहे हैं। इस बारे में फरमाइएगा कि अगर ऐसा होता है, जो ट्रंप ने भी कहा है कि जंग नहीं करनी, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का रिस्पांस तो बहुत सख्त होगा, जो कि फील्ड मार्शल कह चुके हैं। तो ये क्या वो बाज आ जाएगा? दूसरा सर, कि तुर्किया मीडिया जो है वो खबर दे रहा है कि अफगानिस्तान ने भारत से $3 अरब मांगे हैं कि वो दरिया काबल पर डैम तामीर करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है, क्योंकि भारत पहले साजिश करता रहा है, अगर ऐसा होता है तो हमारा रिस्पांस क्या होगा? बहुत शुक्रिया मियां साहब। पहला आपने पूछा है कि वो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2 तरफ से प्रेशर है। एक इंटरनल प्रेशर है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो इलेक्शन ऑलमोस्ट, जो सूबा का बिहार है जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 13 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है उस सूबे की, 7 करोड़ के करीब वोटर हैं। ये पंजाब के सबसे बड़ा सूबा है जो तकरीबन हिंदुस्तान की पूरे पॉपुलेशन का 10% बनता है। इन्फ्लुएंस तो उसका बहुत बड़ा होगा, कोई शक नहीं है। एक तरफ उनको टेम्पटिंग लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरें जिससे उनको इलेक्शन में एडवांटेज हो जाए, लेकिन मैं बदकिस्मती से पहली दफ़ा हैरान हो रहा हूँ हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस पर। 78 सालों में देखें, उन्होंने पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं रखा, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, उनको आप ये नहीं कह सकते थे उन्होंने कोई पॉलिटिकल एजेंडा टो किया हो कभी। लेकिन अभी आप नोट करें कि वो पॉलिटिकल लैंग्वेज को टो कर रहे हैं, मे बी नॉट बाय चॉइस लेकिन बाय कंपल्शन। यही वजह है कि कोई 5.5 महीने बाद भी जंग के आकर इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि हमने 10-12 जहाज़ मार गिराए हैं। मैं हैरान हूँ। जल साहब मेरे साथ बहुत से दोस्त हैं, आप इनसे पूछें वॉर गेमिंग करते थे तो आप 5 महीने बाद आप 10-12, कोई आपके डक की शूटिंग पर तो नहीं गए थे कि आपने आकर कहा 10-12 मारी हैं। 5 महीने में आपको एक फुटप्रिंट आता है, डिजिटल आपको ट्रैकिंग आ जाती है, मिसाइल की रिकॉर्डिंग आ जाती है, कॉकपिट की विजिबिलिटी होती है, रेडियो कॉल्स आती हैं, रैकेज होता है, जैसा हमने चंद घंटे के अंदर जंग के दिखा दिया था। इस तरह जंग के सबूत दिए जाते हैं। अब क्योंकि नहीं बन पा रही तो अब वो कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं इंटेंशन वाइज, कैपेबिलिटी वाइज उनकी कोई काबिलियत में इजाफा नहीं हुआ। मैं पिछले 5 महीने जो इंडियन एयरफोर्स देख रहा हूँ, बल्कि उनके 2 MiG-21 के स्क्वाड्रन जो तकरीबन 65-70 साल पुराने जहाज थे वो ग्राउंड किया, उनकी तो स्ट्रेंथ 2 स्क्वाड्रन माइनस हुई है। एडिशन इतनी जल्दी हो नहीं सकता। एडिशनल हो भी जाए तो आप एक खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट खरीदना एक और चीज़ होती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट एक और चीज़ होती है, और उसके बहादुरी से एम्प्लॉय करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। सबसे बड़ा यही आपने नोट किया होगा, मैं आपके व्यूअर्स को याद कराता चलूं कि फरवरी में भी उन्होंने कहा, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी, और 30 मई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये हो चुका था सारा वाकया, फिर भी उन्होंने कहा कि हमें इक्विपमेंट नहीं दिए जाते, और जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो हमें पता होता है कि टाइमलाइन मीट नहीं करनी इन्होंने, फिर भी हम साइन कर देते हैं। ये मायूसी और बददिली डाउन टू लोएस्ट रैंक तक ट्रेवल करती है। जब एक एयर चीफ की बॉडी लैंग्वेज ये हो कि हमें मिलते नहीं है, हमें इक्विपमेंट वादा किया जाता है, हमें डिलीवरी नहीं मिलती। मैं पाक फजाइया के एयरफोर्स चीफ से मुतअद्दिद बार मिल चुका हूँ पिछले साल 1.5 के अंदर, तो मुझे तो कभी ये मायूसी नजर नहीं आई। उनके तो टाइमलाइन भी क्लियर होती है, उनकी स्पीड भी क्लियर होती है, उनके टारगेट गोल्स भी क्लियर होते हैं, और क्वालिटी अब भी ज़हन में होती है कि इस क्वालिटी मुझे चाहिए इतने अरसे के अंदर, और इस पेस पे वो चल रही होती है पाक फजाइया की तरफ। तो ये बड़ी रेडिएट करती है। कंक्लूजन ये इसका करें कि मेरा नहीं ख्याल कि कैपेबिलिटी वाइज भी और हौसला वाइज भी इस वक्त इंडियन आर्म फोर्सेस करना चाहेंगी और ना कर सकेंगी। साहब एक तरफ तो यही है कि उनका हौसला नहीं है सर एक तरफ तो यही है, सॉरी एक रहनुमाई चाहूंगा बीच में, कि वो एक तरफ तो यही है कि उनका हौसला नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो राजनाथ हैं वो कहते हैं कि हम जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, पाकिस्तान का एक इंच जो है वो उनके निशाने पर है। हमारे जो जेफ थंडर ने वहां पर अजरबैजान तक जो है वो प्रवास की है नॉन स्टॉप, तो क्या भारत महफूज है हमारे मिसाइलों से और हमारे एयरक्राफ्ट से, हमारे जेट तैयारों से?
जी बिल्कुल, जिस तरह वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनके निशाने पर है, तो अब जितने हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और हमने इस दफ़ा बता भी दिया है, आईएसपीआर ने बताया था कि हम ईस्टवर्ड भी डैमेज करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि पहले जब भी जितनी जंगें हुई हैं आमतौर पर, और ख़ास तौर पर 71 के बाद जो एस्केलेशन होती रही है, वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर होती है, हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर होती है। यानी जो उनका बॉर्डर बांग्लादेश या श्रीलंका की तरफ है वो सिक्योर रहता है हमेशा, क्योंकि वो डेप्थ इतनी है, वो सारे एसेट्स भी वहाँ रखते हैं, वो रिजर्व फोर्सेस भी वहाँ रखते हैं, वो जितने वाइटल या कीमती कोई असासे होते हैं उनको छुपा के भी रखते हैं, नोइंग कि वेस्टवर्ड उनके जो डाउनवर्ड वेस्ट साइड है वहाँ पर हमला तो होना नहीं है। ये तो एक रीच का तो कोई कंफ्यूजन ही कोई नहीं है। एक पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास मिसाइल्स भी माशाल्लाह इतने हैं। JF-17 थंडर की तो शायद बारी ना आए इतनी दूर भेजने की, हम बहुत कुछ और भेज सकते हैं वहाँ पे, हमने साबित भी अभी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तो हमारे बॉर्डर के अगेंस्ट इसी JF-17 थंडर से अपना S-400 मिसाइल नहीं बचा सके, जो सबसे खतरनाक उनका वेपन था और जो प्रोटेक्शन देता था। 600 किलोमीटर से वो ट्रैक करता है, 400 किलोमीटर वो लॉक करके टारगेट को मार देता है। उसकी रेंज में घुस के पाक फिजाइया के फाइटर्स ने मारा है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये सुइसाइडल मिशन था। तो जैसे मैंने कहा, जंग में दो चीजें चाहिए होती हैं मियाँ साहब, एक होती है आपकी सलाहियत और एक होती है आपकी बहादुरी या हौसला। तो दोनों हमने दिखा दिए हैं। तो ये इस वक्त सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए या पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना और बात है। और लास्ट में मैं आपके उस सवाल पर आना चाहूँगा जो आपने कहा था कि इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है अफगानिस्तान में डैम बनाने के लिए। जाहिर है वो जो उसकी हसरतें पाकिस्तान के खिलाफ रह गई हैं अभी मई में या इससे पुरानी, वो सारी अफगानिस्तान के थ्रू कराना चाहेगा। अफगानिस्तान के लोगों को ख़ास तौर पर, और इन तालिबान को नहीं भूलना चाहिए जो इनकी गवर्नमेंट है जिनकी, कि अभी तो जब आपने टेक ओवर किया था, इन्होंने अमेरिका जब एग्जिट करके गया है, तो इन्होंने सारे काउंसलेट अपने बंद किए थे, अपनी एम्बेसी बंद की थी, अपना जलालाबाद में, मज़ार शरीफ में, हेरात में, तमाम जगहों पर इन्होंने बंद कर दिए थे अपने एम्बेसी एज अ प्रोटेस्ट कि जी ये तो टेररिस्ट की हुकूमत आ गई तो यहाँ नहीं हम रह सकते। फिर यू टर्न लिया, एयर इंडिया जहाज हाईजैक हुआ तो वो भी भूल गए। फिर इनकी एम्बेसी पर हमला हुआ था, कहते थे तालिबान ने करवाया, वो भी भूल गए। फिर इनका एक दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट मारा गया, इन्होंने कहा बदला लेंगे, बदला भी भूल गए, सिर्फ इसलिए कि हमारे दुश्मन का दुश्मन अब हमारा दोस्त हो गया। अब उसको फंडिंग भी कर रहे हैं। लेकिन एक डैम तो मैंने ईस्टवर्ड भी बताया था, याद होगा आपको, जब प्रेसिडेंट मोदी ने कहा था कि एक कतरा नहीं बहने देंगे, तो मैंने कहा था कि बेफिक्र रहें, जिस दिन कौम ने चाहा और हमारी नेशनल इंटरेस्ट में हुआ, पाक फिजाइया उनको नॉकआउट करेगी अगर कोई ब्रिज किसी ने या डैम बनाने की कोशिश की। इंशाल्लाह इस तरफ भी ऐसा ही होगा। आप बेफिक्र रहें, नेशनल इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने लगा इंशाल्लाह ताला।